तो मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। फर्स्ट जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? तो जब पहली बार और दूसरी बार इंटरव्यू का रिजल्ट आया था तो आप कंट्रोल F करके सर्च करते हैं उसमें, और जब आप देखते हैं कि नो रिजल्ट फाउंड, बहुत ज़्यादा ही एक हताशा फील होती है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। आपने जब स्टार्ट किया था एक्चुअल मोटिवेशन क्या था आपका? एक्चुअल मोटिवेशन मैं कहूँगा कि शुरू में यही आया था कि जब मैं प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था तो मेरे पिताजी भी प्राइवेट नौकरी में ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से और ऊपर क्या कर सकता हूँ। आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, जॉब छोड़ी, क्या जॉब के टाइम से आप थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे? प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये जॉब क्या है, क्या क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस आपका यूपीएससी का मिल जाता है, थोड़ा बुक लिस्ट वगैरह टॉपर की जैसे सभी करते हैं, कोई रिकमेंड करता है, मैंने वैसे स्टार्ट किया। मैंने जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, बट मेरी जॉब इतनी हेक्टिक तो मुझे खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए। प्रीलिम्स आपने 5 दिए, तो क्या अटेम्प्ट करने का तरीका था? स्टार्टिंग्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? ये एक क्वेरी रहती है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा कि 80 से 90 के आसपास आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और तो क्या सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़ना? तो वही बात है कि आप तैरना आना है ना, सीखना है, तो आप छलांग लगा दो उसमें पानी में। मैं मार्क्स जानना चाहूँगा, तो आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा इस बार के रिजल्ट? इस बार के रिजल्ट में मैं कहूँगा कि मेरे मार्क्स काफ़ी बेटर देन एवरेज हर चीज़ में रहे हैं। जैसे मेरे एसए में भी 115 से ऊपर हैं, शायद 118 के आसपास है। इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू में मैं कहूँगा मैं तो बहुत खुश हूँ। 173 आए हैं, लोग कहेंगे कि लोग के 200 भी आए हैं, 210 भी आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं आदित्य सर, जिनका यूपीएससी में 9 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे और कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी। सर की जो जर्नी थी वो थोड़ा सा लंबी थी, सर का ये 5th अटैम्प्ट था और इनका ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेटर बना के सिंगल डिजिट में रैंक ला सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में रैंक लाना यूपीएससी में अपने आप में काफ़ी प्रेस्टीज की बात होती है और डेफिनेटली हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी की होली पीडीएफ में अपना नाम बनाए, देन अगर चांस होते हैं तो सिंगल डिजिट भी आ जाए। तो डेफिनेटली सर को हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं कि आपका सिंगल डिजिट में रैंक आया है। और सर की जर्नी काफ़ी लंबी हुई जैसा कि हमने बताया, तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी लंबी हो जाती है ना, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस, एंजाइटी और कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट जैसी भी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन फिर कैसे इन्होंने सिंगल डिजिट रैंक लाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो सर ने जो अपनी तैयारी है, अभी हम सर के रूम पे ही हैं, इस रूम का हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने अपने रूम को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और किस तरीके से तैयारी करने का तरीका है, जो कि आप रूम को देखने से समझ आती है। और इनका ये घर है, सो यहाँ पर रहकर ही इन्होंने तैयारी करी है। तो मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। और हालांकि मैं यहाँ पर शाम को और थोड़ा सुबह पढ़ता था, बाकी टाइम मैं लाइब्रेरी पढ़ता था। ये बुक्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने इंटरव्यू के बाद ली हैं, ये मैंने पढ़ी भी नहीं अभी तक, तो इनसे मोटिवेट मत होना। ये मेरा छोटा सा कह सकते हो छोटा सा टेम्पल टाइप का है। यहाँ पर क्लॉक रहती थी जिसमें मैं टाइम देखता था। कुछ कुछ भगवान हैं जो जिनमें मैं मान्यता रखता हूँ, ये उनकी है। ये आपको मूव दिख रही होगी छोटी सी, कमर में दर्द हो जाता था तो लगा लेता था हल्का सा। इसके अलावा लैपटॉप रहता था मेरा, और बस यही चीज़ें हैं। स्टडी पेन्स हो गए और बस। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक ये दिखाना चाहूँगा, तो ये बुक शेल्फ कह सकते हो मेरा। इसमें मेरे नोट्स हो गए या बुक्स हो गई जो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। यहाँ पे लक्ष्मीकांत भी है, स्पेक्ट्रम भी है, सारी बुक्स हैं। प्रिंटर मैं कहूँगा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है यूपीएससी एस्पिरेंट का, जो दूर से पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें मैं जितने भी नोट्स, अगर मेरे को टेस्ट सीरीज प्रिंट आउट करनी है या फिर कुछ नोट्स प्रिंट आउट करने हैं, तो मैं इसके थ्रू कर लेता था वो। सो सर, आप सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम तो इन्होंने बता ही दिया है, आदित्य विक्रम अग्रवाल है, और मैं बहादुरगढ़ शहर से हूँ, जो आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा में। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए
तो मेरे पेरेंट्स आते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, एक चिड़ावा शहर है, वहाँ से आते हैं। तो मेरे पिताजी यहाँ पे 30 साल पहले आ गए थे, तो मैं तो अपने आप को हरियाणवी ही बोलूँगा, पेरेंट्स शायद थोड़ा सा राजस्थानी बोल सकते हैं उनको। मेरे एकेडमिक अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने अपनी स्कूलिंग तो यहीं से की है, बहादुरगढ़ से ही की है, सीबीएसई बोर्ड था मेरा। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी की है एनआईटी इलाहाबाद से, जो प्रयागराज शहर है वहाँ से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है। और इसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब भी की है, टाटा मोटर्स में मैंने जॉब की थी, सीनियर मैनेजर के पद पे मैं था। तो उसके बाद फिर मैं यूपीएससी में आया। ओके, फर्स्ट जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? मतलब आप काफ़ी टाइम से, आपने 2-3 इंटरव्यू पहले भी दिए, आप वेट करते रहते होंगे हर बार, वो पहले बार का रिएक्शन और इस बार का रिएक्शन, मतलब दोनों आपके लिए किस प्रकार से हम देखें या फिर कंपैरिजन करें, दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करें आप। तो इस बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो जब पहली बार और दूसरी बार इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, तो आप कंट्रोल F करके सर्च करते हैं उसमें, और जब आप देखते हैं कि नो रिजल्ट फाउंड, बहुत ज़्यादा ही एक हताशा फील होती है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, एकदम दिल टूट सा जाता है। फिर थोड़ी देर तो समझ में नहीं आता है क्या हुआ, आप सोचते हैं शायद कुछ गलती हो गई हो, आप फिर से स्पेलिंग गलत हो गई या हो, कोई गलत पीडीएफ तो नहीं खोल ली, गलत तो नहीं खोल ली, तो आप फिर से सर्च करते हैं, फिर से सर्च करते हैं। तो 10-15 मिनट बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, आपका नहीं हुआ है। फिर आपका शायद आपको रोना भी आए, आपको अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे मैं तो घर पे ही रहता हूँ, तो मम्मी पापा मेरे सामने ही रहते थे, तो उनका चेहरा देखना, मैं कह रहा हूँ बहुत ही दर्दनाक चीज़ होती है किसी भी बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए भी, कि उनका बच्चा असफल हुआ है। बट हाँ, मैं कहूँगा जब इस बार रिजल्ट आया तो थोड़ा सा अलग चीज़ थी। इस बार मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा ही डरा हुआ था रिजल्ट वाले दिन। तो मेरे दोस्त ने ही रिजल्ट देखा था मेरा। मैंने तो कह दिया था कि मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि 2 बार मैंने नो रिजल्ट फाउंड मैंने देखा था। तो उसने रिजल्ट देखा, जब रिजल्ट आया, एकदम से रिजल्ट आया, उन्होंने कहा आ गया, वो साइड में चले गए फ़ोन लेके और एकदम से देखने लगे। तो उनको सर्च ही नहीं करना पड़ा, सबसे ऊपर ही 9वें नंबर पे नाम था आदित्य, वो चिल्लाने लगे, बोले हो गया। हाँ हो गया, चलो लिस्ट में नाम है। अब मैंने उनको कहा कि भाई बताओ तो, रिजल्ट में हो गया है, रैंक बताओ। बोले 9। मैं 9 हो ही नहीं सकता। जब 2 बार इंसान फेल हो जाता है तो उसको यकीन ही नहीं हो सकता कि 9 रैंक भी आ सकता है। मैंने सोचा था कि हाँ, मैंने इस बार चीज़ें ठीक ठीक की हैं, भगवान जी डाल देना बस नाम कहीं लिस्ट में डाल देना, भगवान जी मेरे को एक नौकरी दिलवा दो। लेकिन भगवान जी ने सुन ली ज़्यादा अच्छे से, मैं तो कहूँगा। और हाँ, मेहनत तो और प्रयास और सबका प्यार भी रहा है, जिससे मेरा रिजल्ट अच्छा है। तो काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी स्टार्टिंग में तो हम चिल्लाए, आंसू भी आए, काफ़ी रो भी रहे थे, दोस्तों के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। फिर धीरे 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 शांत हुए, फिर समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ आ गई है। ओके, जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होना, एक आप बड़े डिस्ट्रिक्ट को संभालते हो और वो रिसोर्सेस, फैसिलिटीज़ या फिर मैन पावर आपको इतना सारा एक जस्ट पीडीएफ में नाम आने के बाद मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे आपकी वर्षों की मेहनत थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वही आपका लिस्ट में पहले नाम नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि आप एक बहुत बड़ी कह सकते हैं नेतृत्व को, दायित्व को आप निभाने वाले हैं चल के, तो वो एक फीलिंग्स कह सकते हैं या फिर हमारे जो कंधे पर या फिर हमारे दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि अब हम किसी चीज़ का भार संभाल रहे हैं या फिर हमें कुछ चीज़ को ऐसे कंटिन्यू करनी है जो कि समाज के लिए होगी। हाँ, तो ये चीज़ रहती है कि अब मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी, अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें सरकार देगी, जैसे रहने के लिए घर देगी या फिर मेरे साथ एक गाड़ी देगी। तो हमें ये भी समझना होगा कि सरकार आपको एक राजा बना के नहीं रख रही है, सरकार वो चीज़ें इसलिए दे रही है क्योंकि आपको उस लेवल का काम भी करना है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है, जैसे आप कह रहे हैं, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए वो चीज़ें सरकार उन्हें प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज़ आपने पूछी थी कि वो फील कैसे कर पा रहे हो? हाँ, तो 5 साल का संघर्ष जो हमने किया है, तो सरकार ने भी देखा कि हाँ, ये लड़का कैपेबल है डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए, और अब उसको रिसोर्स दिए जा सकते हैं ये सब करने के लिए। राइट, एक स्टूडेंट डायरेक्टली टर्न हो गया, मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो एक बट ये हाँ, कह सकते हैं कि ओवरनाइट जर्नी नहीं है ये। हाँ। ऐसा नहीं कि एक रात में सब कुछ बदल गया है। ये 5 साल, 3 साल, 4 साल जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, उसका कठिन परिश्रम है, और वो परिश्रम एक दिन में कन्वर्ट हो गया है, और आगे जाके वही काम करना है फिर हमें। ओके, आपने जब स्टार्ट किया था, एक्चुअल मोटिवेशन क्या था आपका? एक्चुअल मोटिवेशन मैं कहूँगा कि शुरू में यही आया था कि जब मैं प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, तो मेरे पिताजी भी प्राइवेट नौकरी में ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से और ऊपर क्या कर सकता हूँ, फैमिली अपलिफ्टमेंट। अब फैमिली अपलिफ्टमेंट के लिए इंसान हमेशा सोचता है कि मैं कुछ बड़ा ही करूँ जो मेरे बैकग्राउंड से रहा है। राइट। तो फाइनेंशियली मेरे को दिक्कत नहीं थी, पिताजी की इनकम ठीक ठाक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा से पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा ही रहा हूँ, पहले भी मेरा स्कूलिंग भी अच्छा हुआ है, कॉलेज भी अच्छा हुआ है, और मेरे को थोड़ा सा मन भी था कि मैं थोड़ा सा अलग फील्ड में जाऊँ,
पब्लिक सर्विस में। जैसे मैं कहीं पे भी जाता था तो देखता था कि हाँ इन लोगों के लिए कुछ करना है जिन लोगों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है या फिर जिन लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया इस चीज़ में और फिर मेरा थोड़ा मोटिवेशन इसी वे में बना कि मुझे ये कुछ काम करना है इस तरफ। ओके, आपने जॉब के बारे में बताया था, तो आप क्या जॉब करते थे और क्या पर्टिकुलरली आप जॉब पे वर्क करते थे? मैं टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर के पद पे था। तो वहां पर जैसे आपने सुना होगा छोटा हाथी ट्रक बनता है, आपने एड्स में देखा होगा, टाटा एस बोलते हैं जिसको। तो टाटा एस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मैं उसको देखता था। तो कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च कर रही थी उस टाइम पे, इंट्रा नाम से आते थे, इंट्रा V20, V30, V40, तो उनको कैसे शुरू में नया बनाया जाए, उनकी प्रोडक्शन करना, वो मैं देख रहा था वहाँ पर। ओके, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका पोस्ट था या फिर वर्क था। हाँ, कि आपको टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन में हेल्प कर रहे थे आप टाटा मोटर्स के। सो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। ऑल्दो इन्होंने उसको छोड़कर आप कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की तरफ आए हैं। सो ये भी काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि सर का जो सैलरी पैकेज भी था वो भी लाखों में था। तो डेफिनेटली ये भी एक अपने आप में डिसीजन लेना कि हाँ इसको छोड़कर हम यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ रहे हैं, और जो कि कितना अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि इन्होंने खुद भी फील किया है कि लगातार 3 इंटरव्यू दिए और 5th अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। देवेंद्र जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये देख रहे हैं कि देखो लाखों का पैकेज है, हम भी छोड़ देते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा ये गलत मोटिवेशन मेरे से मत लेना जी, कि इस बच्चे का हो गया तो मैं भी लाखों की नौकरी छोड़ देता हूँ। कभी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जर्नी देखो ना कि आप कितनी अनप्रिडिक्टेबल रही है, कि आपको खुद नहीं पता, आप इंटरव्यू दे रहे हो और लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये भी हो सकता था कि लिस्ट में नाम भी नहीं आता, नहीं हो सकता है ना, और क्या पता आपकी थोड़ी कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मैं जो भी देख रहा है मैं उसको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लाखों में कमा रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसमें कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करिए। यूपीएससी कुछ ऐसा अलग गेम नहीं है कि कुछ बहुत ही अलग कर देगा। राइट, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली जब मैंने भी स्टार्ट किया था यूपीएससी, यहाँ दिल्ली आएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर यूपीएससी कर लेंगे। जब एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो बड़ा करने का कुछ होता नहीं है कि अब होता है तो चलो यूपीएससी कर लेंगे तो सब चीज़ें वो मिल जाएंगी जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई फाइनेंस चाहिए उसके लिए, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया और इन सब चीज़ें आ गई तो आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से भी आते हैं। जैसे मैंने भी सोशल मीडिया कर लिया, अब तो मुझे ऐसा है हाँ यूपीएससी कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आप का मेन तो सर्वाइवल अपना देखना है, फिर आप समाज के लिए क्या कर सकते हो ये मैटर करता है। राइट देवेंद्र जी, मैं जहां तक सही कह पा रहा हूं आप प्लान बी की बात कर रहे हैं जी, कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो क्या करें। अब जैसे मैंने भी 1 साल जॉब की, अगर मेरा ये नहीं होता तो मैं शायद अपने फिर से पुराने जॉब की तरफ चले जाता। तो आपको प्लान बी भी सोचना है। आप ऐसा नहीं कि 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 साल के हैं, आप वहीं से सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी करना है। पहले आप अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, एक आप अपने आप को कैपेबल बनाइए कि यूपीएससी अगर नहीं होता है ना तो मैं किसी और चीज में भी जा सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना परिवार चलाना है, खुद को अपनी बेसिक नीड्स से अच्छे से फुलफिल करके रखना है, सो दैट कि आप एक नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर सकें। इसीलिए एक सॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के लिए ह्यूमंस आते हैं और वो लाइफ को इंजॉय करना है, कह सकते हैं। ओके, सो आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, जॉब छोड़ी, क्या जॉब के टाइम से आप थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, या फिर जो एक स्टार्टिंग कैसे होती है? जैसे अभी हम लाइव सेशन में भी थे तो बच्चे कोई 10th क्लास में है या फिर 15 ईयर का हूँ मैं और मुझे यूपीएससी करना है, तो वो एक स्टार्टिंग कैसे होता है? और फिर वो देन आप सिलेबस कंप्लीट करने लग जाते हो या फिर कोचिंग ज्वाइन करने लग जाते हो और फिर अटैम्प्ट देने लग जाते हो, वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये जॉब क्या है, क्या क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस आपका यूपीएससी का मिल जाता है, थोड़ा बुक लिस्ट वगैरह टॉपर की जैसे सभी करते हैं, कोई रिकमेंड करता है, मैंने वैसे स्टार्ट किया। मैंने जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, बट मेरी जॉब इतनी हेक्टिक थी, मुझे सुबह 8 बजे पहुंचना होता था और मैं घर रात को 8 बजे आता था, तो मुझे खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए। तो फिर वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि थोड़ा सा मुझे शायद जॉब छोड़ना पड़ेगा और मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे सब करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसमें भी सेम चीज़ कि सारे टीचर अच्छे नहीं हैं, कुछ टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें खुद से पढ़नी है। तो ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ होती है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, फिर से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं आ रही तो दूसरी बुक भी उठानी पड़ जा रही है कई बार। तो करते रहना है, एंड में जाके कहीं ना कहीं आप टिकोगे ही। राइट। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब ही छोड़नी चाहिए इसके लिए। इस बार के काफ़ी टॉपर्स आपको मिलेंगे, आपके चैनल पे ही है रैंक 44, तो उन्होंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था। तो मैं कहूँगा जॉब के साथ भी हो सकता है,
कुछ लोग जॉब के साथ भी मैनेज कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या सही है। ओके, लास्ट टाइम जैसे रैंक 2 अनिमेश प्रधान सर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि वो जॉब के साथ ही क्लियर करे अच्छा। और वो फुल टाइम जॉब कर रहे थे। ऑल्दो उन्होंने बताया थोड़ा उनको जॉब पे टाइम मिल जाता था बाकी के जॉब के कंपैरिजन में, और उतना हेक्टिक नहीं था। ऑल्दो अब हम सभी जानते हैं प्राइवेट जॉब हेक्टिक होते ही है। तो उन्होंने जॉब के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड रैंक लाए थे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लियरली मेंशन करी थी कि उनका बैकग्राउंड वाइज वो काफ़ी अच्छे रहे हैं एकेडमिक में। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं जी, और बहुत सारे का मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं, और जो यूपीएससी करते हैं। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, सो आपको अपना डिसाइड करना है। ऑल्दो सर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट 1 साल 1.5 साल या 2 साल की तैयारी में क्लियर कर लिया। लेकिन सर वहीं अगर हम देखें जो नंबर देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं और अनसिलेक्ट का देखें, तो वो तो मुझे लग रहा है करोड़ों में पहुंच जाएगा अगर हम 10 साल का भी डाटा निकालें फिर तो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो कई साल भी दे रहे हैं। और इधर 1-2 साल या 1.5 साल, कई लोग तो 1 साल भी बोलते हैं कि हमने 1 साल तैयारी करी है। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं अगर वो वेरी कह सकते हैं टैलेंटेड रहे हैं, एक्सीलेंट रहे हैं अपने एकेडमिक्स में? मेरी इस बात से शायद कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे, हो सकता है मेरे कुछ कलीग मुझ पर ही डांट मारे, बट मैं ये मानता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म कि 1 साल में तैयारी करके यूपीएससी निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आपको इतनी सारी किताबें पढ़नी है, उनको रिवीजन करनी है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स के मॉक्स लिखने हैं, आपको बहुत अलग सिलेबस है, इतना वाइड सिलेबस है, करंट अफेयर की तैयारी करनी है, 1 साल में मैं नहीं मानता कि हो पाएगा। अगर कोई कर भी ले रहा है तो मैं कहूंगा कि उसके पीछे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे होता है, जैसे इस बार रैंक समथिंग 50 है उनकी, स्मिथ पांचाल है, तो उनको लोग कहते हैं कि अरे आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, आप तो बहुत यंग है। बट उन्होंने मेरे को पर्सनली बताया कि वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज अब मतलब ऐसे होते हैं ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ने लग जाते हैं। मैं खुद अपने कॉलेज में देख रहा, मैं मतलब साथ वाले लोग लग गए हैं, इवन मैं भी स्टार्टिंग में आया तो मैं लग गया मतलब, लेकिन मुझे तो बहुत ही बेसिक्स कम थे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज ही बिल्कुल नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने अपने आप को समझ लिया कि शायद मैं बाकियों के कंपैरिजन में क्रैक करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो मेरी एक कह सकते हैं ड्रॉबैक था कि मैं ज़्यादा टाइम शायद इसमें डिवोट नहीं कर पाता कि आने वाले 4-5 साल तक और तैयारी कर पाता फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते। तो फिर आगे आप बताएं इसको। तो मैं यही कहूँगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देख रहे हैं कोई क्लियर कर रहा है तो उसकी मेहनत, उसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत रही है। और यदि कोई टॉपर कह रहा है कि मैंने 5 महीने पढ़कर ही क्लियर कर दिया, तो मैं कहूँगा शायद थोड़ा सा वो ऑनेस्ट ना हो। उसने पीछे भी उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा है, उसने हो सकता है स्कूलिंग में ही बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लिया हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरी चीज़ है गाइडेंस, और वो आई थिंक एक आध एक्सेप्शनल केस पे मान सकते हैं कि आप जैसे 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें 5-10 सिलेक्शन ऐसे हो गए जो कि मतलब ऐसे एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं या फिर वो चीज़ों को बहुत शार्पली कैच कर लेते हैं। एक्सेप्शन को नॉर्म नहीं बनाना है, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह ही लेना है। एक्सेप्शन को देख के आप मोटिवेट मत होइए कि मैं भी 6 महीने में पढ़ के निकाल दूंगा। जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, उनको देख के मोटिवेट होइए। राइट। अब मुझे पर्टिकुलरली लगता है, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने भी लिए हैं, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल जब आप पढ़ने में ठीक हैं, हाँ कम से कम ठीक हैं। और अगर ऐसे हो कि नहीं पढ़ने में आप ऐसे 60-70% वाले रहे हो कॉलेज टाइम स्कूल टाइम से, तो डेफिनेटली कि आपके बेसिक्स कमज़ोर रहे होंगे। अब वो बेसिक भी आपको पहले बनाने पड़ेंगे अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की भी बात करें। अब मेरी बात कर लें तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ 12th में, और मैं कॉलेज में भी काफ़ी डिसेंट अच्छे मैं टॉप 20 में ही था। मुझे खुद 5 साल लग गए। 3rd टाइम मैंने इंटरव्यू दिया, 4th में इंटरव्यू दिया, 5th में मेरी रैंक आई है। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे रहे हो, बट यूपीएससी ऐसी चीज़ है ना जो आप अच्छे लोगों को बिल्कुल निचोड़ देती है, मैं कहूँगा। राइट। यही एक एग्ज़ाम है जिसका पैटर्न और सिलेक्शन हर चीज़ फेयर है। आज तक कोई भी ऐसा आपको सिंगल केस सुनने को नहीं मिलेगा होगा जिसमें कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो। साथ ही मतलब बहुत टाइम एकदम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि भाई 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं, कोई लफड़ा नहीं। बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में कभी किसी का पेपर लीक हो गया है, फिर एग्ज़ाम पता चला डिले हो गया, इतने महीने बाद होगा, फिर रिजल्ट इतने महीने बाद आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर अच्छे से करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। यूपीएससी ऐसी संस्थान है जो हार्डवर्क को रिवॉर्ड करती है जी। हार्डवर्क करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा, दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए क्या आपने तैयारी की थी। आपको आंसर यही मिलेगा कि नहीं, मैंने उस लेवल की तैयारी नहीं की थी जिससे मेरा रिजल्ट आता। ओके, सो अब हम थोड़ा सा एकेडमिक डिस्कशन करते हैं। आपने जैसे कोचिंग ली,
और सेल्फ स्टडी भी करी आपने घर पे रह के, अपने फैमिली के साथ आप रहे हैं। एक चैलेंजेस आता है स्टूडेंट का कि फैमिली के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है कभी ये काम के लिए, इसीलिए दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि लाखों काफी स्टूडेंट्स रहते जी हैं। इवन आप अभी हमारा डिस्कशन ही चल रहा था कि करोल बाग में अगर ये रूम लेंगे तो 20,000 में भी इस जैसा रूम नहीं मिलेगा, हाँ, है ना। गंदा तो ही रूम मिलेगा। मतलब इतनी सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस के बाद भी हम इधर पे रहने को तैयार होते हैं, भाई घर में सारी फैसिलिटीज़ के साथ भी नहीं कर पाते जी। हैं। तो एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, प्री और मेंस की क्या इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहिए, और एक अब मैं आपसे, आपने कैसे करा नहीं करा, आपके पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस से अब आप क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहोगे। स्क्रैच से बताते हैं, एनसीईआरटी से उठाते हुए कि इनको आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो सो दैट कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए। जी। आप प्री और मेंस दोनों एक साथ करते हैं तो एक साथ बताओ, अलग अलग करना चाहिए तो अलग अलग। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि घर पे रहें या दिल्ली जाएं, तो मैंने जैसे घर पे रह के ही तैयारी की थी, बट घर पे रह के ये मतलब नहीं था कि मैं अपने रूम में ही था। शुरू में रूम में था तो मम्मी आ गई कि बेटा पानी पिएगा, बेटा खाना खाएगा, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी फील होती है। और घर में अगर आप रहते हो, माँ बाप का प्यार रहता है, लेकिन आप किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन सिर्फ मम्मी पापा को ही देख रहे हो, तो थोड़ा सा लोनली फील होता है, आप किससे बात करेंगे। तो मैंने ये चेंज किया था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। आजकल आप देखेंगे हर सिटी में, कोई भी सिटी हो, लाइब्रेरी वहाँ पर है। तो आप एक काम कीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप जाके पढ़िए। सुबह जाइए, टिफ़िन लेके जाइए, अपना लंच सुबह खा के जाइए, टिफ़िन लेके जाइए और लाइब्रेरी चले जाइए और वहाँ पे पढ़िए। लंच अपना कर लिया, शाम को घर आ गए, डिनर कर लिया। ये रूटीन था मेरा। अब मैं आता हूँ प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए क्या नहीं, और कैसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी फ्रैंकली मैं कहूँगा मैंने उतनी नहीं पढ़ी थी, एकदम बीइंग ऑनेस्ट वेरी, बिल्कुल कि मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी। लोग कहते थे पढ़ो, लेकिन मैंने एक बार दो बार खोल के देखी थी, बट मुझे ये फील हुआ था कि एनसीईआरटी को मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आप पॉलिटी की बात कर लीजिए, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हम बुक रेकमेंड करते हैं। अब पॉलिटी अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा था पॉलिटी की मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही रिवाइज कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं कर रहा। तो रूल नंबर 1 बनाना है, जिस चीज़ को तुम 2 या 3 बार रिवाइज नहीं कर पाओ वो आप मत पढ़ो। और हर एक बुक की, कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसकी एक किताब ही रखिए, मेन बुक जो रहेगी। पॉलिटी की मैंने लक्ष्मीकांत ली, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ बार बार। हिस्ट्री की मैंने आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया यूज़ की थी, मैं उसी को बार बार रिवाइज कर रहा था। ठीक है, एनवायरनमेंट के मैंने नोट्स से मेरे कोचिंग के, तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा था बार बार। ज्योग्राफी के सेम, मैं सुदर्शन गुर्जर सर के नोट से मैंने उनसे क्लास ली थी, मैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा था। मुरनाल सर की इकोनॉमिक्स की थी, उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहा था। मैंने ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स से कुछ और बुक उठाई, या ज्योग्राफी की लोग कहते हैं 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, फ्रैंकली मैंने नहीं पढ़ी। सुदर्शन गुर्जर सर ने उसी को इंक्लूड किया हुआ था अपने नोट्स में, मैंने वही पढ़ लिया था। ओके। एंशिएंट मिडिवल का पूनम दलाल दहिया अच्छी बुक है, ऊपर से पढ़िए, रैपिड रिवीजन कीजिए, मैं कहूँगा वो भी काफ़ी आपको एंशिएंट मिडिवल में हेल्प कर देगी। और सब्जेक्ट्स कुछ मिस हो गए हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा और टॉपर्स को देख लीजिए, जैसे आईआर हो गया। देखो ये तो हो गया स्टैटिक पार्ट, अब हो गया करंट पार्ट। करंट पार्ट में क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन रहती है। मैं कह रहा हूँ 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे करंट अफेयर्स की मेरे को स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कैसे करना है। करंट अफेयर्स लोग पीटी 365 उठाएंगे, मंथली मैगजीन उठाएंगे, अलग अलग कोचिंग के उठाएंगे, हर साल उसको रिवीजन, न्यूज़पेपर ही पूरा पढ़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता, एडिटोरियल से काम चला लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं डेली, वो कर लेते हैं। तो इतना कंफ्यूजन है ना करंट अफेयर्स को लेकर, और मार्केट में इतना कुछ है ना, इंसान का आधा दिमाग खराब हो जाता है, वो स्टैटिक ही पढ़ना छोड़ देता है और करंट में ही घुस जाता है। तो इसके लिए मैंने 3rd अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। मैं डायरी रखता था, डायरी में 1 पेजर नोट्स बनाता था मैं करंट अफेयर्स के। डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था फटाफट 45 मिनट्स में, और मेरे को 5 या 7 मिनट लगते थे, मैं उसके डायरी में 1 पेजर नोट्स बना लेता था। मैं ये चीज़ मैंने 2 या 3 साल की है, क्योंकि वो चीज़ अगर तुमने एक बार लिख ली ना, एक तो याद हो जाएगी, और उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तो अगले अटेम्प्ट में, जैसे कि 3rd अटेम्प्ट में मैंने स्टार्ट किया, 4th अटेम्प्ट में मेरे 3rd अटेम्प्ट वाले भी नोट्स काम आए करंट अफेयर्स के, 5th अटेम्प्ट में भी मेरे पास 3rd अटेम्प्ट वाले काम आए। अब अगर आप पीटी 365 पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को उतना रिवाइज नहीं कर पाओगे पुरानी चीज़ों को। जैसे ये मेरी डायरी थी करंट अफेयर्स वाली, तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे मैंने डे वाइज बनाता था, कि एक दिन कैसे बना लिए, इस टाइप के मैं, और रिवीजन करता था तो थोड़ा मार्क कर देता था मैं। तो इस टाइप से मैं करंट अफेयर्स पर डे के बना देता था। और इसके अलावा मैं क्या करता था, जैसे ये तो हो गए मेरे डेली के करंट अफेयर्स, तो ये मेरे को ऐसा काम करते थे एग्जाम्पल कोट करने में मेंस के टाइम पर, या फिर अगर प्रीलिम्स में कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया तो उस चीज़ को मार्क करने में मेरे हेल्प करते थे। दूसरी चीज़, मैंने दिपिन सर का कोर्स लिया होता करंट अफेयर्स का, तो वो क्या करते थे, वो टॉपिक वाइज पढ़ा देते थे सारी चीज़ें मेंस के हिसाब से, GS 1, 2, 3 का। तो वो चीज़ मेरी, तो ये 2 चीज़ें मैंने की करंट अफेयर्स के लिए, और सब कुछ मैं कहूँगा करंट अफेयर्स मेरा इससे हो गया। स्टैटिक हो गया स्टैंडर्ड बुक से, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज़ यूज़ कीजिए मेंस में। करंट अफेयर्स ये हो गया,
इसके अलावा GS4 बचा मेरे ख्याल से, एथिक्स की मैंने डीके बालाजी की बुक आती है, वो मैंने पढ़ी थी, उसी को मैंने कई बार रिवाइज किया था और मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो उससे मेरा GS4 भी हो गया था। एस से भी सेम वे में हो जाता है, कंटेंट आपके पास GS से आ जाता है और टेस्ट सीरीज लगाओ और टॉपर के आंसर्स देखो, तुम्हें ऐसे भी लिखना आ जाएगा। ओके, प्रीलिम्स आपने 5 दिए, तो क्या अटेम्प्ट करने का तरीका था? स्टार्टिंग्स का कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? लास्ट अटेम्प्ट में कुछ चेंजेस करे हों, या तो क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में जाते ही अप्रोच करने में हो सकता है, या फिर अटेम्प्ट करने में, या फिर बिफोर प्रीलिम्स कुछ स्ट्रेटजीज में? प्रीलिम्स में मैंने ये किया था, स्टार्टिंग में मेरे 2 अटेम्प्ट्स में नहीं होता, बट बाकी के 3 अटेम्प्ट्स में हो गया था। तो हाँ, क्वेश्चन का एक होता है कि क्वेश्चन, ये एक क्वेरी रहती है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं कहूँगा कि 80 से 90 के आसपास आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 91 92 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 90 पे रुक जाना है या 92 पे रुक जाना है। आप देखिए आपको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। ओके, इवन मैंने मैक्सिमम टॉपर्स के इंटरव्यू करे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हर किसी ने ट्राई किया है। या आप PYQs लगाते हो, मॉक लगाते हो, आपकी एफिशिएंसी कहते हैं ना, आपको उसी में प्रैक्टिस समझ में आ जाता है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी आ रही है, तो उसको आप देख सकते हैं कि फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हैं कि इतने अटेम्प्ट। ठीक है, पढ़ के फिर एक ये आता है क्वेश्चन कि कितने मॉक्स लगाने हैं। तो मैं कहूँगा उस पर भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप 30 मॉक के आसपास अगर लगा रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल हो गए हैं चीज़ों को समझने में। अगर आप नहीं हो रहे हैं, आप 40 लगा लीजिए, 50 लगा लीजिए। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम था, उन्होंने 80 भी मॉक्स लगाए थे। बट एक मैं कहूँगा कंफर्टेबल फैक्टर रहता है कि 20 से 30 मॉक्स लगा लिया आपने अच्छे से बैठ के और एनालाइज कर लिया, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। तीसरी चीज़ PYQ सब लोग टॉपर बताते हैं कि PYQ कर लेने चाहिए, बट मैं नहीं शायद जानता कि कोई बताता हो कैसे करने हैं। PYQ कैसे करने हैं? 2014 से PYQ उठाइए, ईयर वाइज उठाने हैं आपको, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके टिल 24 एज अ मॉक लगा लो उनको। हर एक ईयर का मॉक लगाया एज अ मॉक, और फिर उसको एनालाइज किया कि क्या UPSC इसका आंसर दे रहा है, और आंसर ये वाला दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और दूसरे ऑप्शंस हैं वो वहां पे एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। ए आंसर है तो BCD का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या लगा रहा है UPSC। तो इससे आपको समझ में आएगा कि UPSC 2014 में किस टाइप के क्वेश्चन बनाता था और 2024 तक आते आते उसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया है, कैसी वो एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहा है आज के टाइम पे। तो ये सब थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको। तो PYQ इस तरीके से करना है। PYQ हो गया, स्टैटिक हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन करते रहिए, प्रीलिम्स आपका इस वे में हो जाएगा। ओके, मीन्स का जो 3 महीने का टाइम बचता है, आप उसके बारे में पहले बताइए कि कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि आपके पहले वाले जो मीन्स रहे उनमें क्या कमियां थी, कहाँ पे आपने मार्क्स में देखा कि फ्लक्चुएशंस थे, और फिर उनको कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करे और एनालाइज किया। मेंस के टाइम पे आपको एक चीज़ ये करनी है कि आप थोड़ा सा टॉपर आंसर्स कॉपी स्टार्ट कर दीजिए देखना कि वो किस टाइप के आंसर्स लिखने, किस टाइप की प्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा कि UPSC डिमांड क्या कर रही है और आपको किस टाइप के आंसर लिखने हैं। तो एक IBC अप्रोच होता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। इंट्रो लिखा, बॉडी लिखी, कंक्लूजन लिखा, तो उस वे में आंसर करने होते हैं। थोड़ा प्रेजेंटेशन आप टॉपर कॉपीज देखेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ है मिनट, टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं GS के। अब उसको कैसे करें? 7 मिनट 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 10 मिनट 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए। मैं क्या करता था, क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के आगे टाइम लिख देता था कि ये क्वेश्चन अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट है तो पहला क्वेश्चन 9:07 पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरा 9:14, 9:21। तो मैं बार बार घड़ी देखता रहता था साथ में करते करते कि मेरा, तो उससे कभी भी मेरे को टाइम में दिक्कत नहीं आई। तीसरी चीज़ प्रैक्टिस मॉक्स की। इस टाइम पीरियड में आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 10 से 12 कम से कम मॉक्स GS के लगाइए। तो उससे आपको लिखने का तरीका आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ की मसल डेवलप हो जाएंगी, ताकि आपको थकान नहीं हो रही है, हाथ में दर्द नहीं हो रहा। तो ये कीजिए। अब वो 2 से 3 महीने गैप होता है, उसमें करना क्या है, आपको मॉक्स देने, आप हर 3 से 4 दिन में दे सकते हैं, आप एक वीक में एक दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको स्टैटिक अपना रिवाइज करते रहना है। तीसरी चीज़, करंट जैसे मैंने बताया आपने बनाया हुआ है उसको रिवाइज करते रहना है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी, और जो मॉक दे रहे हैं उसके सॉल्यूशंस भी देखने की क्या है, क्या इवेल्युएटर ने आपको कमेंट दिया है, सॉल्यूशन में मॉडल आंसर क्या है, उसको कैसे इंप्रूव करना है वो देखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने रखा भी हुआ है इसीलिए, ये मैं स्मार्टफोन था जो यूज़ कर रहा था और ये छोड़ के मैं इस पे आ गया था। ओके, तो ऐसे फीलिंग नहीं हुआ गर्लफ्रेंड से बात करने, वीडियो कॉल करने? नहीं, वो सब तो लाइफ में मेरे नहीं था, क्योंकि मैं उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ थोड़ा सा। बट जैसे इंस्टाग्राम चलाना हो गया, कभी ना कभी मन कर ही जाता है, और आपको भी पता है अगर आप इंस्टाग्राम अभी खोल लेंगे, आप कितना मिनट यूज़ करेंगे? 20-25 मिनट, आधा घंटा आप लगा ही देंगे। और टाइम कैसे, हमारे एडिटर साहब ने डिसेबल कर दिया अकाउंट ही,
कि पता नहीं मैं 5 घंटे कहाँ लगा देता था। वही होता है, इसलिए मैंने छोटा फोन यूज कर लिया। स्टार्टिंग में तड़प लगती है कि यार इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, वो एक वैसे होता है ना, हर 5 10 15 मिनट आधा घंटे में मोबाइल मोबाइल चेक देखने। करना। हाँ, मैं तो ऐसे हर मिनट ही चेक करूँ, अगर मेरे पास इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ तो मोबाइल ही चेक होता है। तो छोटा फोन जब मैंने रख लिया था तो हुआ ये कि धीरे धीरे आदत टूट गई। हफ्ता 10 दिन लगा, लेकिन मन धीरे धीरे शांत होने लगा और अपने आप जब टाइम निकलने लगता है ना तो आप पढ़ने भी लगते हैं, तो उससे आपका पढ़ने का टाइम बढ़ जाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाती है। तो मैं कहूँगा छोटे वाला फोन आप यूज कर लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच तो खासकर हो सके तो प्रीलिम्स से भी 1 महीना पहले यूज कर लीजिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है, एक जो झील की बात करते हैं या फिर एनर्जी की बात करते हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड अटैम्प्ट तक रहती है, लेकिन फिर वो जैसे ही अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं ना, वो लो होती चली जाती है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट अटैम्प्ट बेस्ट अटैम्प्ट की तरह देना चाहिए और उसी को आखिरी बना के देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी अप्रोच भी रहेगी और साथ ही सिलेक्शन के भी चांसेस काफ़ी रहेंगे। हाँ, तो मैं कहूँगा हर इंसान जो यूपीएससी में घुसता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं पहली बारी में ही क्रैक कर जाऊँगा, और वो अपना पूरा मन भी झोंक देता है, पूरी ताकत झोंक देता है, पढ़ता भी है काफ़ी, लेकिन डायरेक्शन लेस हो जाता है काफ़ी बार। तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि डायरेक्शन लेस हो रहे हैं तो फिर क्या करें। तो अटैम्प्ट इवेंचुअली ख़राब हो भी जाता है, बट हाँ मैं कहूँगा थोड़ा गाइडेंस लेके थोड़ा आराम से पढ़ लिख कर आप अटैम्प्ट दीजिए। कोशिश कीजिए पहला अटैम्प्ट आपका बेस्ट अटैम्प्ट हो। अगर भगवान ने को थोड़े अलग प्लान्स आपके लिए, तो हो सकता है सेकंड अटैम्प्ट में हो जाए, अगर और हो तो थर्ड अटैम्प्ट में, बट जितना जल्दी हो सके उतना अच्छी बात है। आगे तक जाएंगे एंग्जाइटी स्ट्रेस होगा। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, जितना अच्छा हो सके पहले अटैम्प्ट को अपना लास्ट अटैम्प्ट बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, ज़ील अंदर से आनी चाहिए, रूटीन बना के रखिए। तो मैं बुद्ध भगवान की फोटो मतलब ये लेके आया था, प्रतिमा उनकी, वाराणसी में गया था 2017 में जब मैं कॉलेज में था। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने इसके नीचे लिख दिया था कि टॉप 20 रैंक यूपीएससी सीएससी 2020। कैमरे में नहीं दिखेगा, बट अगर आप देखें देखो टॉप 10 रैंक, सॉरी टॉप 10। हाँ, तो मेरा भी अंदर ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं टॉप 10 में लेके आऊंगा। तो हर कोई ये सोचता है, लेकिन ये सही कह रहे हैं एकदम। मैं भी सच बात बोल रहा हूँ, मैंने मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, मैंने 2 3 महीने ही पढ़ा था, और वो भी एनसीईआरटी भी सही से नहीं मैं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मैंने एनसीईआरटी खरीदी नहीं थी। एक मोबाइल है ई पाठशाला करके, जी जी तो जी मैं जी, उससे उस पे होती हैं। पढ़ता था, देख देख कर नोट्स बनाता था। तो और उसमें जब भी मैं तैयार स्टार्ट करता था पढ़ना एनसीईआरटी, और साथ में करंट अफेयर्स का ट्यूटोरियल देखता था यूट्यूब पे, जी जो कि वीर तारियान सर हैं उनका मैं देखता था, काफ़ी वो बेसिक से बताते हैं। तो उसमें हमेशा लिखता था यूपीएससी अटेम्प्ट जिस ईयर मुझे देना था और रैंक 1। रैंक 1। मैं ऐसे करता हम था। अभी लाइव कर रहे थे तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ, सर अगले साल तो मेरा रैंक 1 होगा। भाई तो ये चीज़ें ये काफ़ी एंथुसियाज्म और ज़ील हाँ, रहती है, भाई अच्छी बात है कि आपको अगर फील हो रहा है ऐसा, बट उसके लिए मेहनत भी करनी है और थोड़ा सा हताश नहीं होना अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। आपको लगे निरंतर रहना है। निरंतर प्रयास करते रहना है। एग्जाम्पल जी कि एट द एंड 9 रैंक आ गया, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो डेफिनेटली वो सारा जो इंतजार था, जो कह सकते हैं जो दुख दर्द इन्होंने झेला है, चैलेंजेस झेले हैं, उसका एक काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन मिला है और काफ़ी कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा सर, आप जैसे तैयारी करते रहे, तो जो स्टार्टिंग में पढ़ते थे आवर्स, कहते हैं ना आवर्स, बहुत जैसे पहले कैसी बात होती थी कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो 18 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, और ऐसे ऐसे वो तो अलग ही होते हैं भैया स्टूडेंट। तो मतलब ऐसे क्या है इसमें एग्जैक्टली? मैं ये कहूँगा शायद वो जो लोग कह रहे हैं कि मैं 3 महीने में मैंने तैयारी करके निकाल दिया, वो शायद 20 घंटे 24 घंटे पढ़ते हो। मैं तो फ्रेंकली बोलूँगा कि 8 से 10 घंटे के आसपास पढ़ाई होती थी मेरी। और मेरा रूटीन जो मैंने लाइब्रेरी में बताया कि 8 साढ़े 8 9 बजे के आसपास आप लाइब्रेरी पहुंच गए हो और शाम को 7 बजे तक, तो 12 घंटे का हो गया लगभग। राइट। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए? हाँ, तो मैं थोड़ा ही कंप्लीट कर देता हूँ। 12 घंटे होते थे, उसमें आप लंच भी हो गया, थोड़ा देर आप नैप भी ले लेते हो, तो इफेक्टिवली 8 से 10 घंटे की टाइम निकल के आती थी लाइब्रेरी में। अब आप कह रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वही बात है कि आप तैरना आना है ना, सीखना है, तो आप छलांग लगा दो उसमें पानी में। तो उसी तरीके से अगर आपको सीखना है तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि जी बुक उठाओ बैठो और एक लाइन ये पढ़ो एक लाइन ये पढ़ो। बुक ली, उठाई, रखी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है, पहली बुक उठाई, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, फटाफट फटाफट पढ़ते गए। स्पेक्ट्रम उठाई, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की होती है, उठाई, स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ते रहो। ट्रायल एंड एरर जब करोगे, जब आपको समझ में फिर धीरे धीरे आने लगेगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। कुछ कुछ चीज़ें में ट्रिक्स होती हैं, बाकी लोग शायद अच्छे बता पाएं। निमोनिक्स बनाना,
होता है कि याद करने का तरीका कि ट्रिक्स बनाना, हाँ जैसे कोई लॉन्ग है उसके एक हाँ दो वर्ड उठा के बना हाँ लिया। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने काफ़ी चीज़ों की बनाई थी इस चलो तरीके वो से। अभी थोड़ा अलग से हम दिखा देंगे हाँ उसको। निमोनिक्स हो गए, फिर एक्टिव रिकॉल जिसको बोलते हैं कि याद करना है कि अच्छा कैसे हुआ था। स्क्रिबलिंग हो गया जैसे मैं करता था कि एक खाली पेज पे बस लिखता रहता था जो जो पढ़ रहा हूँ, तो उससे नींद भी कम आती थी और मेरे से रिवीजन भी होती रहती थी, पढ़ाई भी होती रहती थी। तो ये सब तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। ओके, अच्छा इस बार आपने ऐसे सोचा था कि आपका टॉप 10 के अंदर रैंक आ जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने बस ये सोचा था कि किसी तरह लिस्ट में नाम आ जाए। बाकी जब पिछले अटेम्प्ट में मैंने जब दिया था, जब रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने थोड़ा सा डिटैच हो गया था रिजल्ट से। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी ज़रूरी है, आप डिटैच हो जाओ। आप ये सोचो कि मैं अपनी मेहनत करूँगा, बाकी भगवान को जो देना है ना वो भगवान देंगे और मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा उस वे में सोचा था, और मैंने जब मेंस भी दिया था ना, तब मैं बहुत शांत होकर मन से, शांत मन से दिया था कि मैं मेंस दे दूंगा, अपने मन से दे दूंगा जैसा मेरे से हो पाएगा, बाकी देखा जाएगा जो होना है। मैं मार्क्स जानना चाहूँगा, तो आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा इस बार के रिजल्ट? इस बार के रिजल्ट में मैं कहूँगा कि मेरे मार्क्स काफ़ी बेटर देन एवरेज हर चीज़ में रहे हैं। जैसे मेरे एसए में भी 115 से ऊपर हैं, शायद 118 के आसपास हैं। जीएस 1 2 3 4 में देखा जाए तो सब में 110 से ऊपर नंबर हैं। ऑप्शनल में मेरे 272 मार्क्स हैं। तो आप ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सब्जेक्ट में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ गए हैं या फिर कोई सब्जेक्ट में बहुत कम आ गए हैं, और ऐसा मेरे हर एक में बैलेंस लेके मैंने चला है जी। ओके, इंटरव्यू कैसा रहा था आपका, और इंटरव्यू में क्या मार्क्स आए हैं, क्या एक्सपेक्टेड थी चीज़ें और किस तरीके से? इंटरव्यू में मैं कहूँगा मैं तो बहुत खुश हूँ। 173 आए हैं। लोग कहेंगे कि लोग के 200 भी आए हुए हैं, 210 भी आए हुए हैं, सर आपके तो टॉप 10 में सबसे कम इंटरव्यू में मार्क्स हैं। बट मैं कहूँगा मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पहले इंटरव्यू में जब दिया था थर्ड अटेम्प्ट में 124 आए थे, सेकंड में 143 आए थे। ओके, तो इस बार मतलब फ्लक्चुएशन हुआ है, हाँ, मतलब ऐसे काफी लो स्कोर से। बट आप तो काफ़ी कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हैं और नॉलेज भी आपको अच्छी है, ऑल्दो आपने जॉब भी किया हुआ है। एक एडिशनल पॉइंट ये भी होता है कि कोई जॉब कर लेते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन या फिर लोगों को कैसे डील करना है हल्का फुल्का आ ही जाता है। अगर आप बहुत ऐसे कह सकते हैं कि मैनेजिंग पोस्ट पे भी नहीं, ऑल्दो आप तो मैनेजिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कह सकते हैं ना इंटरव्यू वाली चीज़ में आप कहीं लैग कर रहे हो। बट ऐसे क्या मार्क्स आपके? ये होता ही है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी में घुसते हैं ना, तो हमारा लोगों से बात करने का कनेक्शन ही टूट जाता है। आप सिर्फ मम्मी पापा से बात करते हैं या फिर 2-3 दोस्तों से बात करते हैं। तो आपने 2-3 साल जो तैयारी की उसमें आपने किसी से बात ही नहीं की, और फिर आता है इंटरव्यू फेज। इंटरव्यू फेज में सीधा बोलते हैं कि 5 लोग हैं जो एकदम महारती हैं अपने फील्ड में, 60 साल 50 साल से ऊपर इनकी एज है, और इनको इतना ज्ञान है, और वो आपसे पूछेंगे सवाल, अब आपसे निकलेगा ही नहीं एक भी आंसर, आपने कभी बोला ही नहीं है पिछले 2-3 सालों में। तो वो चीज़ की प्रैक्टिस मैंने इस बार बहुत की थी, इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े से बढ़ गए थे। और डर सबको लगता है वहाँ पे जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं ना बाहर। आपने उसमें कौन सी मूवी है वो जो अभी रिसेंट में आई थी, 12th फेल, तो उसमें जैसे दिखाते हैं कि इंटरव्यू हॉल के बाहर आप बैठे रहते हैं, तब वहाँ पे दिल इतना ज़्यादा हार्ट बीट तेज होता है, आपका दिमाग एकदम समझ में नहीं आती चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वहाँ पे अंदर जाके फिर उनसे बात करना इंटरव्यू के टाइम पे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ईजी होता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। मेरे लिए चीज़ थोड़ी सी मुश्किल रही है, बट मैंने कोशिश की है प्रैक्टिस से कि ये कम हो, और 173 आए जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। काफ़ी आपने कह सकते हैं इंगेजिंग तरीके से अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी शेयर करी, जो कि डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी। और सर ने काफ़ी ऑनेस्टी के साथ चीज़ें बताई हैं। सो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्लेरिफिकेशन हो गए होंगे जो आपके डाउट्स थे। इवन आपके डाउट्स और भी रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और सर का टेलीग्राम भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, हम उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। और इन फ्यूचर आपके कोई डाउट रहते हैं तो सर के साथ हम फिर से भी कुछ सेशन ला सकते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स को आपको एड्रेस कर दे, और आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। और जो लोग 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनको ऑल द बेस्ट, और थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।